हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर। और हम अपनी जो सरल बायोलॉजी की श्रृंखला कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी की अगला सीक्वेंस यानी अगला वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि हमारा खाना जो है स्टमक में पहुंचा था। सलेवरी एमाइलेज के फंक्शन को पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि हमारा सलेवरी एमाइलेज जब स्टमक में पहुंचता है खाने के साथ यानी बोलस के साथ, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। आज हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। लेकिन सर, डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे जरूरी होगा ये जानना गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। जो स्टमक की म्यूकोसा लेयर होती है, जब आप गट वॉल पढ़ रहे थे तो 4 लेयर पड़ी थी। सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और सबसे अंदर पड़ी थी म्यूकोसा। तो उसी म्यूकोसा वाले हिस्से में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं स्टमक की वॉल में, दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकोसल ग्लैंड। वो इपिथेलियम के धंसने से बनी थी। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है? स्टमक तो दुनिया जानती है, भाई आप गैस्ट्रिक कह रहे हो, लेकिन म्यूकोसा वॉल में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, जब वो इपिथेलियम के ऐसे ऐसे धंसने से बना हुआ है तो वहां पर ग्लैंड नाम दे रहे हैं, तो वो इपिथेलियम की सेल्स मॉडिफाई कर जाती है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कुल 3 प्रकार की मॉडिफाइड सेल्स हैं। अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड को घड़े जैसा इमेजिन करें तो नेक वाले हिस्से पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती है। बेस वाले हिस्से पर दैट इज ए पेप्टिक सेल या चीफ सेल पाई जाती है, और बीच वाले हिस्से में पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है। अब जो म्यूकस निकल रहा है उसका काम तो सदा से एक ही रहा है, लुब्रिकेशन ऑफ द पैसेज। लेकिन साथ में बाइकार्बोनेट आयन भी पाया जाता है। तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो स्टमक की म्यूकोसा को बचा के रखते हैं, क्योंकि स्टमक में HCl पाया जाता है। HCl इज ए एसिड, और दुनिया जानती एसिड कोरोसिव होते हैं, वॉल को डैमेज कर सकते हैं। तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि उस HCl का असर हमारी गैस्ट्रिक वॉल को ना हो। इनका जो कलेक्टिव सिक्रीशन निकलना है, क्योंकि जो चीफ या पेप्टिक सेल है उनसे एक मुख्य एंजाइम निकलता है, उसे कहते हैं पेप्सिनोजन। जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है उनसे 2 चीजें निकलती हैं, एक है आपके पास HCl और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये सारा सिक्रीशन जैसे म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयन, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर या एंजाइम के नाम पे पेप्सिनोजन, ये कलेक्टिव सिक्रीशन निकलता है गैस्ट्रिक जूस में। अब जब खाना आपका यहां पर पहुंचा, स्टमक के अंदर पहुंचा, तो गैस्ट्रिक जूस उसमें ढंग से मिक्स होता है बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल। चर्निंग मूवमेंट हम लोग कहते हैं कि विद स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे आटे में पानी मिक्सअप करते हैं कि पानी पूरी तरह से उसमें मिक्सअप हो जाए, सेम यही बात स्टमक में भी होती है, और इसमें चर्निंग मूवमेंट। क्योंकि यहां स्टमक का प्राइमरी फंक्शन जो है वो स्टोरेज है। जो आप मुंह से खाना खाते हो वही पहली जगह है जहां हम खाने को स्टोर करते हैं। औसतन हम स्टमक में 4 से 5 घंटे खाने को स्टोर करते हैं, 4 to 5 आवर। उस दौरान चर्निंग मूवमेंट भी होता है। अब उस चर्निंग मूवमेंट में गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड में मिक्स होता है, टर्म है काइम। जैसे आपने यहां बोलस कहा था, फेरिंक्स में भी बोलस कहा था, ईसोफेगस तक आपने बोलस कहा, लेकिन जैसे ही हम स्टमक में पहुंचते हैं नया शब्द शुरू हो जाता है वहां पर, दैट इज काइम। अब सर एंजाइम के नाम पढ़ लें। जो पेप्सिनोजन था वो इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट किया जाएगा स्टमक के अंदर विद द हेल्प ऑफ HCl, और वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। ये सामान्यतः जो आपने प्रोटीन खाया है
क्योंकि स्टमक में सामान्यतः प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। तो जो आपने प्रोटीन खाया है उस प्रोटीन पर एक्शन करेगा, उसे पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस में तोड़ देगा। आप सरल भाषा में कहें तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस, जिसे आप सिंपली पेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो पेप्सिन का काम हुआ। हालांकि एक एंजाइम और है, वही पेप्टिक सेल से निकलता है, एंड दैट इज प्रोरेनिन। रेनिन की स्पेलिंग जरूर देख कर लीजिएगा, RENNIN, क्योंकि अगर आपकी जबान से RENIN निकलेगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा हमारी किडनी से निकलता है। तो मैं यहां पर फिर स्पष्ट कर दूं, जो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में प्रोरेनिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो है RENNIN। ये भी प्रोटीन पे ही काम करेगा, लेकिन सभी प्रोटीन पे काम नहीं करता। पहले ये एक्टिवेट होगा HCl की मदद से और बनेगा रेनिन। फिर ये रेनिन सिर्फ मिल्क प्रोटीन पर काम करेगा, जिसे हम नाम देते हैं कैसीन। कैसीन मिल्क प्रोटीन में पाया जाता है, उसे पैराकैसीन में कन्वर्ट करेगा, फिर वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दूध की प्रोटीन जो होती है वो कोगुलेट हो जाएगी। तो हम लोग नाम देते हैं इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इट का मतलब रेनिन से है। अब चूंकि दूध एक लिक्विड है, जब वो डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया में आता है तो पहले वो कोगुलेट होता है, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो रेनिन के फंक्शन आपको अगर मिलेंगे तो सिंपल पॉइंट मिलेगा, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन एसिडिक मीडिया यानी स्टमक, और या मिलेगा इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन इन द स्टमक। हालांकि गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है, लेकिन लाइपेजेस जितने भी आप पढ़ोगे वो एल्कलाइन मीडिया में काम करते हैं, और स्टमक के अंदर एल्कलाइन मीडिया संभव नहीं है। इसी वजह से जो गैस्ट्रिक लाइपेज यस पाया तो जाता है ट्रेसेस में, लेकिन उसका कोई खास रोल नहीं है। तो ये तो डाइजेशन की बात हुई। यहां पर पेप्सिन, मैं फिर से आपको बता दूं, पेप्सिन मेन एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस का, क्योंकि रेनिन सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है, 1 साल से छोटे बच्चे। हमारे और आपके पास रेनिन नहीं है। दूसरी एक और बड़ी बात, पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1.8 है। जब सैलिवरी एमाइलेज आप पढ़ रहे थे तो उनका ऑप्टिमम पीएच था 6.8, पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है 1.8। ये तो सारी बातें हमने चीफ सेल या पेप्टिक सेल की कह दी, कहीं कहीं इनको जाइमोजन सेल भी कहते हैं। जो हाइड्रोटिक एंजाइम सिक्रीट करने वाली सेल्स हैं उनको रफली लोग जाइमोजन सेल कहते हैं। अब बीच वाली सेल पे आ जाइए, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है उनसे 2 चीजें निकल रही थी, HCl पहला, और दूसरा था इंट्रिंसिक फैक्टर। अब HCl का काम, HCl का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है मेंटेन्स एसिडिक मीडिया, क्योंकि स्टमक में जो हम एंजाइम चाहते हैं पेप्सिन या रेनिन, ये सिर्फ एसिडिक मीडिया में ही काम करते हैं, ये अल्कलाइन मीडिया में काम ही नहीं करते। तो सबसे जरूरी होता है HCl के लिए कि स्टमक के अंदर, सर गैस्ट्रिक ल्यूमेन के अंदर हम एसिडिक मीडिया बनाए रखें। दूसरा फंक्शन होता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करना, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन बेहतर हो सके। और तीसरा फंक्शन है जर्मीसाइडल। कॉमन सी बात है, एसिड जितने भी होते हैं वो सब किल करते हैं बैक्टीरिया को, जर्म्स को। तो ये तो HCl के काम हुए। अब अंतिम बात बची आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर की। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो स्टमक में निकलता तो है गैस्ट्रिक जूस के साथ, लेकिन खाने में विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है।
जो आप खाना खा रहे हो, अगर उस खाने में विटामिन B12 है तो जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है उससे जाके जुड़ जाएगा और उसे लेकर आगे बढ़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के जब इलियम वाले हिस्से में पहुंचेगा तो वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करा देता है। यानी समरी में समझिए, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर जिनमें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो रहा है, तो शर्तिया है विटामिन B12 की कमी जरूर होगी। और B12 का काम मोटे तौर पे समझ लीजिए कि वो बोन मैरो को जाके एक्टिवेट करता है कि भाई आप आरबीसी बनाओ। तो इसका मतलब ये जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है जिनसे इंट्रिंसिक फैक्टर निकल रहा है, इट इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोपोइसिस, क्योंकि B12 का एब्जॉर्प्शन होगा इनकी मदद से। और B12 का फंक्शन हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि वो बोन मैरो को एक्टिवेट करेगा ताकि बेहतर तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन हो सके। यानी समरी ये हुई कि स्टमक में खाना रुकेगा, गैस्ट्रिक जूस में मिक्सअप होगा, काइम बनेगा और रुकेगा तो डाइजेशन के नाम पे प्रोटीन का डाइजेशन हो पाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत आपने माउथ कैविटी में की थी, स्टमक में आपने प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत की थी, फैट और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है जो सबसे देर में होता है। यस, यही बात स्टमक में है। जब डाइजेशन ऑफ फूड हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में तब आएगा, जब आप रिलेट तब कर पाएंगे जब आप पीछे के पूरे पॉइंट को अपने साथ जोड़ सकें। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं विज्ञान तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम कोई मैजिशियन नहीं कि हमने बोला और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यू मस्ट हैव एन इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव एन डेडिकेशन टू अंडरस्टैंड मी। क्योंकि ये जो हमारा आपस में रिलेशन है ना, हमारा आपका, वो बॉन्डिंग का है। हम बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें और आप बेहतर समझने की भी कोशिश करिए, तभी ये बात बनेगी। क्या हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश आप तक कितनी पहुंच रही है और आपको कैसा लग रहा है, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। और यस, अच्छा अगर लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर लीजिए। यही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।